आप सभी का स्वागत है। आज की मोटिवेशनल कहानी में यह कहानी विनोद नाम के एक परोपकारी किसान की है, जो कि अपनी गरीबी के बावजूद दूसरों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहता है। उसने दोस्त के खेत को बचाया और शिवपाल की बेटी की शादी के लिए अपनी फसल और पैसे पैसे बैंड किए। यह कहानी सच्ची मानवता, त्याग और एकता का संदेश दे। सुनते हैं पूरी कहानी। कोल्हापुर गांव में विनोद नाम का एक मेहनती किसान अपनी पत्नी सुन और 2 बच्चों राकेश और गीता के साथ खुशहाल जीवन जी रहा था। वह रोज सुबह से लेकर शाम तक खेतों में काम करता और पूरे परिवार को खुश रखने की पूरी कोशिश करता। एक दिन खेत में काम करते करते वह इतना खो गया कि समय का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रहा। सूरज भी ढल चुका था, लेकिन विनोद अब तक घर के रास्ते पर नहीं था। गरीबी के बावजूद विनोद की पत्नी सुमन अपने पति से बेहद प्यार करती थी और उसकी चिंता में डूबी हुई थी। वह सोच रही थी, आज तो बहुत देर हो गई, पता नहीं क्या हुआ। घर में चूल्हे की आग बुझ चुकी थी और उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही। तभी जैसे ही विनोद घर पहुंचा, सुमन तुरंत भागी और उसने सवालों की झड़ी लगा दी। वो कहने लगी, कहाँ रह गए थे तुम, इतनी देर क्यों लगी, क्या हुआ? नद हंसते हुए बोला, कुछ नहीं सुमन, बस खेतों के काम में इतना उलझ गया कि समय का ख्याल ही नहीं रहा। सोच रहा था थोड़ा और काम कर लूं, फिर घर चलकर तुमसे और बच्चों से मिलूंगा। सुमन थोड़ी चिढ़ते हुए बोली, अच्छा तो अब तुम खेतों में खुद को खोकर घर भूल गए? विनोद हंसते हुए बोला, नहीं सुमन, मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकता। काम करते करते वक्त का अंदाजा ही नहीं लगा पाया और उसी वजह से देर हो गई। चलो कोई बात नहीं, लेकिन रात होने से पहले घर आ जाया करो। रात में खेत का रास्ता बहुत सुनसान हो जाता है। हाँ, भाग्यवान समझ गया। बच्चे सो गए क्या? बच्चे तो खाना खाकर कब के सो गए। अब तुम खाना खा लो और जल्दी से हाथ मुंह धो आओ, बाद में मैं इन पैरों के छालों पर दवाई लगा दूंगी। ठीक है, तुम अपना और मेरा खाना परोस दो, आज साथ बैठकर खाना खाएंगे। सुमन बर्तन से चावल निकालने के लिए उसमें हाथ डालती है तो उसको पता चलता है कि बर्तन में केवल एक इंसान के खाने के लिए चावल बचे हैं। वह मन में चिंता करने लगती है। तभी हाथ पूछते हुए विनोद उसे कहता है, क्या हुआ सुमन, तुमने अभी तक खाना नहीं परोसा? सुमन सोचने लगी, अरे इसमें तो चावल कम है, अगर इनको पेट भर खाना नहीं मिला तो यह खेत का काम कैसे कर पाएंगे? उसमें तो बहुत मेहनत लगती है। एक काम करती हूं, मैं इनको भर पेट खिला देती हूं, मैं पानी पीकर काम चला लूंगी। क्यों, क्या सोचने लगी, तुम खाना खत्म हो गया क्या? नहीं, मैंने खाना शाम को ही खा लिया था, इसलिए मुझे भूख नहीं है, इसलिए तुम्हारे लिए परोस दिया। मुझे पागल समझा है क्या तुमने? अरे मेरे साथ आकर खाना खाओ, जितना भी है दोनों मिलकर खा लेंगे। अरे नहीं, मुझे भूख नहीं है, तुम खा लो। वैसे भी अगर पेट भर के खाना नहीं खाओगे तो खेतों में मेहनत कैसे कर पाओगे? विनोद अपनी पत्नी की समझदारी से बहुत खुश हुआ। फिर दोनों साथ में खाना खाकर सो जाते हैं। अगले दिन वह जब खेत में काम कर रहा था तो उसका दोस्त दीपक भी अपने खेत से उसको देखता है कि विनोद आसमान की तरफ देखकर तेजी से मेढ़ बनाने का काम करने लगता है। दीपक उसके पास आकर हंसते हुए कहता है, अरे विनोद, अरे तूने ऐसा क्या देखा रहे हो? आसमान में जो तेरे काम में हिरण जैसी फुर्ती आ गई। विनोद ने कहा, अरे दीपक, तू भी अपने खेत में जाकर जल्दी से बना ले, मुझे लगता है आज रात तेज बारिश हो सकती है। दीपक ने कहा, अरे कहीं नहीं, बारिश हो रही है यार, आसमान पूरा साफ है। विनोद ने कहा, मैं तो बना रहा हूं अपनी मेड़ और तू भी बना ले, मौसम का कोई भरोसा नहीं। ठीक है विनोद, तुम अपने खेत की मेड़ बना लो, मैं तो अब कल ही बनाऊंगा, आज वैसे भी बहुत काम कर लिया भैया। विनोद अब अपने खेत की मेड़ बनाकर अपने घर जाने लगता है और तभी वह देखता है कि दीपक बिना मेड़ बनाए ही अपने घर चला गया। रात को विनोद झोपड़ी के बाहर खुले आसमान के नीचे सो रहा होता है, क्योंकि उसकी झोपड़ी में इतनी जगह नहीं होती कि पूरा परिवार एक साथ हुस्म लेट सके। उसी समय उसके ऊपर बारिश की बूंदें गिरने लगती हैं। वह तुरंत हड़बड़ाकर उठता है। उसकी आवाज सुन सुमन की भी आंख खुल गई। उसने कहा, अरे तुम इतनी रात में फावड़ा ली, क्या कर रहे हो? सुनो वान, मैं दीपक के खेत की मेड़ बनाने जा रहा हूं, वरना उसका पूरा खेत बर्बाद हो जाएगा। लेकिन तुमको क्या जरूरत है, वह खुद अपने खेत की मेड़ ठीक कर लेगा। अरे कैसी बातें करती हो,
भाग्यवान राकेश मेरा मित्र है और मुझे उसकी मदद करनी चाहिए भाई, इसीलिए मैं जा रहा हूं। अच्छा ठीक है, लेकिन मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। इतनी रात में तुम अकेले खेत पर नहीं जाओ। बिजली कितनी तेज कड़क रही है और बारिश भी बहुत तेज हो रही है। नहीं नहीं, तुम यही रुको और बच्चों को संभालो, मैं सब कर लूंगा और मैं ठीक करके आ जाऊंगा। विनोद बारिश में भागता हुआ दीपक के खेत पर पहुंचा। उसके बाद उसने बहुत मेहनत से दीपक के खेत की मेड़ बनाई, क्योंकि बारिश की वजह से मैं बार बार टूट रही थी। वह रात भर खेत में मेड़ बनाता रहा और आखिर में थक कर वहीं सो गया। सुबह जब दीपक ने देखा कि रात में तेज बारिश हुई है तो वह बहुत घबरा गया और चिंता से रोते हुए खेत की तरफ भागा। खेत में पहुंचकर उसने देखा कि उसका खेत बिल्कुल ठीक है और वहीं पास में विनोद लेटा हुआ है। वह समझ गया कि विनोद ने ही उसके खेत की मेड़ ठीक की है। भैया विनोद, अरे अरे उठो, अरे देखो सुबह हो गई। अरे दीपक, तू यहां, अरे तू रो क्यों रहा है भाई? मुझे लगा मेरे खेत की मिट्टी बह गई होगी। विनोद ने कहा, अरे मेरे होते हुए मैं तेरा नुकसान थोड़े ना होने देता। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद भैया। अगर तुम मेरे बारे में इतना ना सोचते और रात को अपनी नींद ना खराब करते तो आज मेरी फसल का बहुत नुकसान हो जाता, जिसकी भरपाई मैं नहीं कर पाता। विनोद, तुम वाकई में सबका बहुत सोचते हो, इसीलिए गांव में तुम्हारी एक अलग पहचान है। अरे ऐसा ना कहो दीपक, सब अपनी जगह बहुत मेहनत करते। दीपक ने कहा, हाँ लेकिन दूसरों का नहीं सोचते ना। खैर चलो, अब तुम घर जाओ और आराम करो। हम सब मिलकर आज तुम्हारे खेत का काम निपटा देंगे। विनोद घर आ जाता है। उसकी तबीयत ठीक नहीं होती, इसीलिए सुमन उसकी देखभाल करती है। वही दूसरी तरफ गांव का एक आदमी शिवपाल अपनी फसल गांव के जमींदार के पास बेचने जाता है, लेकिन जमींदार उसकी फसल को देखकर 500 का दाम लगाता है। यह सुनकर पाल की हालत खराब हो जाती है और वह जमींदार के सामने गिड़गिड़ा नहीं लगता है और कहता है, जमींदार साहब यह गलत है, आप मेरी फसल की बहुत कम कीमत लगा रहे हैं। जमींदार ने कहा, क्या कहा? मैं तेरे साथ गलत कर रहा हूं? देखो गांव वालों, इसकी फसल देखो जरा, बारिश में भीगी हुई फसल के इसको अच्छे दाम चाहिए। जमींदार साहब, मेरी बेटी की शादी की तैयारी की वजह से मैं खेत पर ध्यान नहीं दे पाया। फसल बस भीगी हुई है, ये धूप में सूख जाएगी। देख शिवपाल, तुझे समझ आए या नहीं, पर अगर फसल बेचनी है तो बेच, वरना उठा अपनी फसल और निकल जाए यहां से। शिवपाल अब मजबूरी में अपनी फसल जमींदार को बेच देता है, क्योंकि वह सोचता है कि जितना पैसा मिल रहा है वही उसे इस वक्त बहुत जरूरी है। बेटी की बारात सर पर है और उसके पास और कोई रास्ता ही नहीं है। वह पैसे लेकर अपने घर चला जाता है। उधर तबीयत ठीक होने के बाद विनोद दीपक के घर जाता है और दरवाजे से चिल्लाते हुए दीपक को आवाज लगाता है, दीपक, अरे ओ दीपक, अरे जरा बाहर आओ। आओ आओ विनोद। भैया, आज हमारे यहां कैसे आना हुआ यार? दीपक, मुझे खेत में जुताई करने के लिए पुराने कपड़े चाहिए। मेरे ये कपड़े अभी नए हैं, जिनको मैं शादी बारात में पहन लेता हूं। अरे क्यों नहीं भैया, अभी लाता हूं। फिर विनोद कहता है, चलो चलो अब जल्दी से खेत पर चलते हैं। चलो वो दोनों खेत पर जाकर जुताई का काम शुरू कर देते हैं और वहां हल्की हल्की बारिश भी होने लगती है। विनोद और दीपक भी मजे से खेत में मिलकर जुताई का काम कर रहे थे। एक रात जब विनोद अपनी झोपड़ी के बाहर सो रहा था, तब उसे खेत से फसल काटने की आवाज आती है। वह तुरंत उठता है और उसकी आवाज से सुमन भी उठ जाती है। क्या हुआ, ऐसे अचानक कैसे उठ गए? सुनो भाग्यवान, खेत से फसल काटने की आवाज आ रही है। मैं जाकर देखता हूं, कहीं कोई चोर हमारी फसल तो नहीं काट रहा। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, तुम्हारा अकेले जाना सही नहीं है। ठीक है, चलो जल्दी। खेत पर पहुंचकर दीपक देखता है कि एक आदमी उसकी आधी फसल काट कर लिए जा रहा है, लेकिन वह शांत खड़ा उसको देखता रहता है। लेकिन सुमन जैसे ही शोर मचाना शुरू करती है, विनोद उसको मना करके घर वापस ले आता है। घर आकर सुमन विनोद से लड़ने लगती है। कैसे बुजदिल आदमी हो तुम, चोर तुम्हारे सामने तुम्हारी मेहनत की फसल काट कर ले गया और तुम उसे रोकने के बजाय मुझे यहां लेकर आ गए। देखो भाग्यवान, तुम्हारा गुस्सा जायज है, लेकिन वह कोई चोर नहीं, हमारे गांव का ही एक मजबूर आदमी था। ऐसी कैसी मजबूरी की चोरी करनी पड़े। खैर अभी सो जाओ,
मैं यह सब तुमको कल सुबह समझाऊं। अच्छा, अगले दिन गांव वाले अपनी अपनी फसल लेकर बेचने जाते हैं और वहां पर शिवपाल भी अपनी फसल लेकर आता है, जिसको सब अजीब तरह से देखने लगते हैं, क्योंकि इस बार उसके खेत में फसल ही नहीं होती है। जमींदार उसको बुलाता है। आओ आओ शिवपाल, फसल लाए हो, बेचने जरा दिखाओ तो फसल कैसी हुई है। इस बार जमींदार साहब, इस बार मैं अपनी फसल को अपने हिसाब से ही बेचूंगा, क्योंकि इस बार मैंने बहुत मेहनत से अच्छी फसल उगाई है। मेरे सामने झूठ बोलता है नालायक। अरे, जब तूने अपने खेत में फसल लगाई ही नहीं तो फसल कैसे तेरी? मुझे पता है कि तूने विनोद के खेत से चोरी की है। नहीं नहीं जमींदार साहब, ये फसल मेरी ही है, मैंने कहीं से नहीं चुराई। चुप नालायक, गांव वालों पकड़ो इसे, ये चोर है। शिवपाल, तुझे मैं अभी पुलिस के हवाले करवाता हूं। शिवपाल रोते हुए जमींदार से माफी मांगने लगता है और अपनी बेटी की शादी तक की मोहलत मांगता है। जमींदार उसको थोड़ा समय दे देता है, लेकिन उसी बीच 2-4 दिनों में गांव में और लोगों के यहां चोरी हो जाती है, लेकिन किसी को इस बात की भनक नहीं लगती। शिवपाल ने अपनी पत्नी और बेटी को कहा, यह लो जेवर और पैसे, और मेरी लाडली बेटी की शादी में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। शिवपाल, पिताजी, आपके पास तो पैसे थे नहीं, फिर यह कहां से आए? अरे बेटा, ये मुझे जमींदार साहब ने दिए हैं, और कहां है कि अपनी बेटी की शादी धूमधाम से करो। यह सुनकर शिवपाल की पत्नी और बेटी बहुत खुश होते हैं। अगले दिन शिवपाल की बेटी शादी में जेवर पहनकर बैठी थी, तब एक औरत पीछे से जोर जोर से चिल्लाने लगी, अरे बहन सुनो, ये जेवर तो मेरे हैं, इसके पास कैसे आए? औरत की बात सुनकर वहां भगदड़ मच गई। अब हर कोई शिवपाल की तरफ देख रहा था। तभी जमींदार शिवपाल से पूछता है, लेकिन शिवपाल ने चोरी की है। यह बात मानने को तैयार नहीं होता। तब जमींदार पुलिस को बुला लेता है। पुलिस के डंडे पड़ ही शिवपाल अपना जुर्म कबूल कर लेता है। मुझे माफ कर दो दरोगा साहब, मैंने अपनी बेटी की शादी में दहेज की मांग पूरी करने के लिए चोरी की थी। झूठ बोलता है, जमींदार ने कहा। यह इसकी आदत है, पहले भी इसने विनोद की फसल चुराई है। अरे चोर कहीं के पहले चोरी करता है और पकड़े जाने पर नई नई कहानी सुना रहा है। शिवपाल की ऐसी हालत देखकर विनोद से रहा नहीं जाता और वह भीड़ को चीरता हुआ आगे बढ़कर जमींदार और पुलिस वाले से कहता है, मैं जानता हूं दरोगा साहब कि शिवपाल ने मेरी फसल चुराई है, लेकिन यह सच बोल रहा है। गांव में एक हंगामा समझ गया था। एक आदमी बोला, अरे यह तो विनोद शिवपाल का वकील बन बैठा है। एक तो इसने तेरा खेत चुराया है और अब तू इसका साथ दे रहा है। लेकिन विनोद चुप नहीं किया और बोला, सुनो सब लोग, शिवपाल ने जो धन और जेवर चुराए थे वो मंदिर में रखकर अपनी बेटी की शादी के लिए माता से आशीर्वाद मांग रहा था। उसकी बेटी के ससुराल वालों ने आखिरी वक्त में दहेज की मांग की थी। अगर वह पूरी नहीं करता तो उसकी बेटी की शादी टूट जाती। यह सुनकर गांव वाले चुप हो गए और एक गांव वाले ने पूछा, क्या यह सच है? विनोद ने कहा, हाँ, दहेज तो देना ही पड़ता है। तभी शिवपाल की बेटी के ससुराल वाले उल्टी सीधी बातें करने लगे, लेकिन विनोद ने कहा, शिवपाल की बेटी अब इस पूरे गांव की बेटी है। इसके बाद जमींदार ने अपनी इज्जत बचाने के लिए दरोगा से दहेज के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा। दरोगा की फटकार सुनकर शिवपाल की बेटी के ससुराल वाले डर गए और तब विनोद ने कहा, मैं शिवपाल की बेटी को अपनी बेटी मानकर अपनी फसल का आधा हिस्सा और कुछ पैसे भेंट देता हूं, ताकि उसकी शादी टूटे नहीं और गांव की इज्जत भी बनी रहे। विनोद के इस कदम से पूरा गांव प्रभावित हो गया और हर कोई कुछ ना कुछ भेंट देने लगा। दार ने शादी के सारे खर्च उठाने का जिम्मा लिया और शिवपाल की बेटी की शादी बहुत धूमधाम से हुई। शिवपाल ने विनोद का धन्यवाद किया और पूरे गांव के साथ खुशी खुशी अपनी बेटी को विदा किया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चा परिश्रम और त्याग केवल अपने परिवार के लिए नहीं, बल्कि दूसरों की मदद करने के लिए भी होना चाहिए। मानवता का असली रूप सहानुभूति और मदद में है। सच्चाई और नैतिकता से कभी समझौता नहीं करना चाहिए। समाज में एकता और सहयोग से बड़ी समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। दहेज जैसी सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ खड़ा होना जरूरी है। यह कहानी हमें दूसरों के लिए काम करने और समाज की भलाई के लिए प्रेरित करती है। तो प्यारे दोस्तों, ये थी आज की मोटिवेशनल कहानी। अगर आज की यह कहानी आपको पसंद आई हो
तो कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट कर जरूर बताना और इस कहानी को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ताकि आने वाली नई कहानी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।